अगला टॉपिक है आपका फिस्कल फेडरलिज्म में हमने क्या पढ़ा अभी तक क्या पढ़ लिया फेडरलिज्म, उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन में लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप और फाइनेंशियल रिलेशनशिप में अभी हमने फिस्कल फेडरलिज्म और जीएसटी वाला चैप्टर देखा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट देखें तो वो एप्लीकेबल होती है 2021 से 2026। ठीक है, 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट 2015 से 2020 तक एप्लीकेबल थी और इस बीच फाइनेंस कमीशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, स्पेशली 2016-2017 वाले पीरियड में। राइट, तो ये प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस एक छोटा सा याद रखना कि जो 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी वो लगने वाली थी 2021 से 2025 तक, बट बिकॉज कोरोना आ गया तो एक 2021 से 2022 वाले पीरियड में एक इंटरम रिपोर्ट लगी और जो फुल फाइनेंस कमीशन वाली रिपोर्ट है वो 2021 से पिछले साल से 2026 तक लगेगी। ठीक है, तो ये पूरा फाइनेंस कमीशन है क्या? फाइनेंस कमीशन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और आर्टिकल 280 कहता है कि द प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन एट एन इंटरवल ऑफ 5 years और अर्लियर। ठीक है, ये बात याद रखना कि पूरे 5 साल तक फाइनेंस कमीशन काम नहीं करता। फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट होता है, उसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट प्रेजेंट होती है पार्लियामेंट में और फाइनेंस कमीशन सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन अंडर एन के सिंह चेयरमैनशिप में फाइनेंस कमीशन की 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई। So what is the role of finance commission? Principles governing the vertical devolution of taxes between union and states. Union जो हमने फिस्कल फेडरलिज्म में पढ़ा था कि दो तरह के इम्बैलेंसेस होते हैं, एक वर्टिकल इम्बैलेंसेस और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उनको करेक्ट करने के लिए फाइनेंस कमीशन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रिंसिपल्स गवर्निंग द वर्टिकल डिवोल्यूशन कि क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये आइडेंटिफाई करना। दूसरा प्रिंसिपल गवर्निंग द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कितना सेंटर और स्टेट्स में कितना डिवोल्यूशन होना चाहिए और पूरे स्टेट्स को जितना मिल रहा है उसमें किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए वो भी फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। देन देयर इज ग्रांट इन एड। इसके अलावा डिवोल्यूशन प्लस ग्रांट्स देता है सेंटर। ठीक है, इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय फाइनेंस कमीशन। फिर चौथा है हाउ टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ PRI ULB फ्रॉम स्टेट कंसोलिडेटेड फंड्स। तो SCF कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की तरह हर एक स्टेट के पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स आता है। ठीक है, और इससे डिवोल्यूशन लोकल गवर्नमेंट और PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसिपैलिटीज़ को कितना होना चाहिए वो भी इसके जुरिस्डिक्शन में आता है। देन फिफ्थ इज एनी अदर मैटर रेफर्ड टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, एनी अदर मटीरियल। तो ये इसके रोल्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं। ओके, तो 15 फाइनेंस कमीशन की क्या रिपोर्ट थी? सबसे पहले मेंटेनिंग द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एट 41+1% ऑफ द डिविजिबल पूल। तो जो 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी, 14 फाइनेंस कमीशन में टोटल जो सेंटर का डिविजिबल पूल है, मीनिंग सेंटर के जितने भी टैक्स वैक्स कलेक्शन है, ठीक है, जितना भी टैक्स कलेक्शन है, जितना भी उसके इनकम है, उससे 42% स्टेट्स को जाएगा। 15 कहता है 41% + 1%। 1% इसलिए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर नई जो यूनियन टेरिटरी बनी थी उसके लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जो यूनियन टेरिटरी बनी थी उसके लिए 1% स्पेशली अलग से रखा गया है। ठीक है, तो नेट 42% स्टेट्स को जाना है। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये है 42% स्टेट्स को क्या, और उस स्टेट्स का जितना भी पूल बना उससे हॉरिजॉन्टली कितने स्टेट्स को क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सब देखा गया।
सबसे पहले है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का क्राइटेरिया 14 फाइनेंस कमीशन में 27.5% था, इसमें इसको घटा के 15% कर दिया गया। ठीक है, 15%। देन एरिया, लैंड मास, जितना ज़्यादा एरिया उतना बड़ा डिवोल्यूशन। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ये भी देख लिया, फॉरेस्ट और इकोलॉजी। देन इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस मीन जो जीएसडीपी है स्टेट की और जो जीएसडीपी पर कैपिटा और जो जीडीपी पर कैपिटा है, इनमें जो अगर जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा स्टेट्स को पैसे मिलेंगे। ठीक है, इनकम डिस्टेंस ये कहता है ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। फिर है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब जो 1971 के सेंसस और 2011 में जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल में सबसे ज़्यादा काम करा होगा उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आप ये देखो, पॉपुलेशन का एक पॉपुलेशन क्राइटेरिया है, तो बिफोर 15 फाइनेंस कमीशन वाज फॉर्म्ड, जो स्टेट्स जिन्होंने अच्छा काम करा था इन फैमिली प्लानिंग वगैरह में, तो उनका एक शिकायत थी कि अगर पॉपुलेशन क्राइटेरिया है तो उन स्टेट्स को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है या फिर जिन्होंने फैमिली प्लानिंग वगैरह में काम नहीं करा, फॉर एग्जांपल केरला, हिमाचल प्रदेश वगैरह, राइट। इस वजह से पॉपुलेशन का जो रोल है वो कम कर दिया। और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जिन्होंने 1971 के सेंसस और 2011 के सेंसस के बीच पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग में सबसे ज़्यादा काम करा होगा, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। देन देयर इज़ टैक्स एफर्ट। अगेन अपना टैक्स टू जीएसडीपी बढ़ाने का जिसने सबसे अच्छा करा होगा उसको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों परफॉर्मेंस बेस्ड फार्मूलाज हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड कहना चाहिए क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसका क्या है। और 14 फाइनेंस कमीशन में क्या था, इसमें 4 क्राइटेरिया हैं बस। ठीक है, ओनली 4। वन इज़ पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमिक डिस्टेंस। ये इसमें भी रहती है, ये 4 हैं। इसमें 2 और ऐड हो जाती हैं, दैट इज़ डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स एफर्ट। ठीक है, इसमें 12.5 यहाँ मिलता है और 2.5 यहाँ मिलता है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 15 फाइनेंस कमीशन में ज़्यादा दिया गया है, इसमें कम दिया गया है। इनकम डिस्टेंस को थोड़ा सा कम है, इसमें 50%। तो ये था आपका क्राइटेरिया। ठीक है, फिर मैंने बताया कि एक तो डिवोल्यूशन होता है, 42% वहाँ से आया। इसके अलावा ग्रांट्स भी दिए जाती हैं स्टेट्स को। ठीक है, ग्रांट्स विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम सेंटर्स रिसोर्सेज। पहला है लोकल बॉडीज़, ये क्या कहना चाहिए, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा लोकल बॉडीज़ को ग्रांट जाती है। फिर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जाती है, जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट होगा। ठीक है, मीनिंग रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, उसको फिल करने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, ये नंबर 2 पे आता है। नंबर 3 इज़ डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट ग्रांट। और चौथा है स्टेट एंड सेक्टर। ये एक ग्रांट नहीं है, इसमें अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट होती है और हर एक स्टेट को अलग अलग मिलती है। तो ये एक साथ नहीं पढ़ना है इसे, बट अगर आपको इन तीनों में देखना है कि सबसे ज़्यादा किसको मिलता है ग्रांट, वो लोकल बॉडीज़ के लिए मिलता है, स्टेट्स को। ठीक है, आफ्टर डिवोल्यूशन प्लस ग्रांट्स अबाउट 34 ऑफ द एस्टिमेटेड ग्रॉस रेवेन्यू रिसीव्स गोज टू यूनियन। तो 34% यूनियन के पास जाता है फ्रॉम द सेंटर्स डिविजिबल पूल। ठीक है, तो एक तरह से आप देख रहे हो कि फिस्कल फेडरलिज्म इज़ वेरी गुड इन इंडिया। थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, बट अगर आपका सेंटर से अबाउट 66% स्टेट्स को जा रहा है तो इट इज़ नॉट अ वेरी बैड इंडिकेटर। प्रॉब्लम आती है कि स्टेट्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है सेंटर पे। ठीक है, फ्रॉम जीएसटी कंपनसेशन से और ये जो 15 फाइनेंस कमीशन से, इस वजह से थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए इन स्टेट्स टैक्स कलेक्शन सिस्टम।
ठीक है। अब दो इसमें इम्पोर्टेंट कहना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, सब टॉपिक बनता है फाइनेंस कमीशन में, जिसमें बहुत सारा बात चल रही है आजकल पिछले 1-2 सालों से, दैट इज़ शुड देयर बी अ परमानेंट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है शुड देयर बी अ परमानेंट फाइनेंस कमीशन, तो आप इंट्रो में वही लिखोगे कि फाइनेंस कमीशन क्या है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280। ठीक है, और इसका रोल क्या है अगर टाइम मिलता है या जगह मिलती है, वरना इतना काफ़ी है। प्लस येस फॉर परमानेंट फाइनेंस कमीशन और नो फॉर परमानेंट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो येस फॉर परमानेंट फाइनेंस कमीशन क्यों बनना चाहिए ये। सबसे पहला है प्रीवियस फाइनेंस कमीशन शुड continue to function and oversee the implementation of its recommendation until new finance commission is formed। तो एक बात याद रखने वाली है, जब हम कहते हैं कि हर 5 साल में बनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंस कमीशन पूरे 5 साल तक रहता है। वो फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट होता है, उसकी रिपोर्ट आती है, इट इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट, और उसके बाद फाइनेंस कमीशन सीज टू एग्जिस्ट। फिर अगले 5 साल बाद फिर से एक नया फाइनेंस कमीशन बनेगा। तो ये रिकमेंडेशन है और इट इज़ कमिंग फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स। अगर आप देखें कि क्या कहते हैं, आरबीआई गवर्नर जो हमारे शक्तिकांता दास जी हैं, उन्होंने भी इस बारे में ऐसा बोला है, प्रीवियस फाइनेंस कमीशन शुड कंटिन्यू टू फंक्शन ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स रिकमेंडेशन अंटिल न्यू फाइनेंस कमीशन इज फॉर्म्ड। ठीक है। नंबर 2, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस आर वैलिड फॉर अ ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए वैलिड होती हैं, बट उस 5 साल में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। वॉर हो सकता है, डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं। अगर आप रिसेंटली देखो कोरोना डिस्ट्रप्शन, फिर एक रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, उससे कमोडिटी प्राइसेस कुछ ज़्यादा ही महंगे हो गए कमोडिटीज़। उसकी वजह से हमारा जो इनकम है फ्रॉम टैक्सेस वो कम हुआ, क्योंकि सेंटर को जो वैट लेता था सेंटर ऑन पेट्रोलियम, उसको डिक्रीज करना पड़ा। ठीक है, अगर कंजम्पशन कम होगा तो जीएसटी रेवेन्यू भी कम होगा। तो इस वजह से बहुत डिस्ट्रप्शंस आ जाते हैं एंड दीज आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। ठीक है, तो इफ़ देयर इज़ अ वॉर, डिजास्टर, फेमीन और एन इकोनॉमिक क्राइसिस विच में इफेक्ट द रेवेन्यू कलेक्शन, अगर रेवेन्यू कलेक्शन ही इफेक्ट हो गया, देन द 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट या कोई भी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट will not be very valid or fit to the circumstances. Example, the current COVID crisis has disrupted the revenue of union and state। पिछले साल 7.5% का कंट्रैक्शन हुआ था। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस हैं और कोई भी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट इसके टेस्ट से नहीं गुजर सकती। तो इस वजह से अगर परमानेंट फाइनेंस कमीशन होता है, इट वुड बी मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, ए फाइनेंस कमीशन हैज़ अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफिस, स्टाफ विल कीप ऑल द रिकॉर्ड्स नॉलेज बैंक फॉर ऑल द रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन या अंडर एप्रिसिएटेड फंक्शन होता है दैट इट प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। ओके, आपकी जो पॉलिटिकल क्लास है या गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो आती जाती रहती है, हर 5 साल में चेंज होने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यूटी ताकि कंटिन्यूटी रहे, उसमें ब्यूरोक्रेसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दे सर्व एज एन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। अगर मैं एग्जांपल दूं इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल जीएसटी की बात हमारी 2005-06 से चल रही थी और ये इम्प्लीमेंट हुआ 2016 से। ठीक है, ऐसी हमारा जो आधार डॉक्ट्रिन है या इंडिया स्टैक जैसे कहते हैं, वो 2010 में चला था और अब आके अभी भी चल रहा है एंड इट इज़ नाउ इन फुल फोर्स। अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक कंटिन्यूटी चाहिए और कंटिन्यूटी शुड नॉट बी डिस्टर्बेड बिकॉज ऑफ रिजीम चेंज, तो इस वजह से ब्यूरोक्रेसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइनेंस कमीशन में भी अगर आपको कंटिन्यूटी चाहिए इन पॉलिसीज़ और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी चाहिए फाइनेंस कमीशन की और उनकी फ़िलासफ़ी की, उनकी थ्योरीज़ की, तो देयर शुड बी अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, ये चौथा होना चाहिए, द 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। तो प्लानिंग कमीशन जो पहले था उसकी जगह नीति आयोग आ गया।
ठीक है। तो प्लानिंग से हमने हट गए। प्लानिंग कमीशन का काम था कि 5 ईयर प्लान्स बनाता था। इट वाज अ सोशलिस्टिक एंड कम्युनिस्टिक मेथड ऑफ गवर्नेंस, जिसको हमने हटा दिया और इसके बदले नीति आयोग लाया। नीति आयोग इज़ अ थिंक टैंक, बट प्लानिंग कमीशन का रोल एक गाइडेंस और एक सुपरविजन का भी था थ्रू CSS, ठीक है, मनी टू द स्टेट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSS। तो एक जो प्लानिंग कमीशन की जाने से एक वैक्यूम बना है, वो नीति आयोग पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नीति आयोग इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसका मैंडेट अलग है। इस वजह से ऐसा रिकमेंडेशन है कि फाइनेंस कमीशन को, जो प्लानिंग कमीशन का लिमिटेड रोल था इन गाइडिंग द स्टेट्स, ठीक है, और सेंटर स्टेट की जो कोऑपरेशन है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स, वो फाइनेंस कमीशन करे। ओवरसी एंड प्रोवाइड एक्सपर्टीज टू स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, अकॉर्डिंग टू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, स्टेट फाइनेंस कमीशन हैज़ टू बी फॉर्म, और वो डिसाइड करेंगे कि स्टेट GSDP से या स्टेट के रेवेन्यू पूल से कितना पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ को पैसा जाएगा। बट ये नॉन फंक्शनिंग है। कितने लोग इसको, बिकॉज इट इज़ नॉट मैंडेटरी, कितने स्टेट्स इसको कंस्टिट्यूट ही नहीं करती हैं, ठीक है। बट अगर हमें चाहिए कि 73rd 74th को इन स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन हो, इसका रोल बढ़े स्टेट फाइनेंस कमीशन का, तो हर स्टेट को स्टेट फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा हर 5 साल बाद, राइट। और ऐसा है नहीं कि हर एक स्टेट का जो कंस्टिट्यूशन होगा स्टेट फाइनेंस कमीशन का एक ही साल में होगा, राइट, बिकॉज स्टेट इलेक्शंस हर साल होते रहते हैं। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन भी कुछ स्टेट्स का एक साल होगा, कुछ दूसरे स्टेट्स का अगले साल होगा, तीसरे स्टेट्स का अगले साल होगा, ठीक है। तो इस वजह से ओवरसीज एंड प्रोवाइड एक्सपर्टीज टू स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस टू द लोकल गवर्नमेंट। प्रॉब्लम एक एक्सपर्टीज़ की भी है। हर एक स्टेट के पास ये एक्सपेक्ट करना कि उनको एक्सपर्ट नॉलेज हो ऑन द फाइनेंस एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लस कोऑर्डिनेशन बिटवीन, क्योंकि सेंटर और स्टेट अलग अलग गवर्नमेंट, एक तरह से अलग गवर्नमेंट है, बट दे आर पार्ट ऑफ द सेम कंट्री, राइट। अगर स्टेट के फाइनेंसेस में कुछ धांधली होती है या फिर स्टेट के फाइनेंसेस डिप्लीट होते हैं, तो सेंटर गवर्नमेंट को भी फ़र्क पड़ता है। तो ये सबसे अगर कोऑर्डिनेशन बने, इस वजह से परमानेंट फाइनेंस कमीशन इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट क्या बनते हैं? वन इज़ कि आर्ग्यूमेंट की अगर कोई चीज़ ख़राब नहीं है तो क्यों उसको चेंज करना है। फंक्शन सक्सेसफुली फॉर ओवर 70 ईयर्स। या अभी जो 15 फाइनेंस कमीशन है वो भी सक्सेसफुली उसने अपने रिपोर्ट दी, और कोरोना के बाद ही दी, ठीक है। सो देयर इज़ नो नीड फॉर सच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कोई चीज़ बिगड़ी नहीं है तो चेंज मत करो। ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। अगर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स वाली चीज़ें, इंडिया में इंस्टीट्यूशन बनाना बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन हो चुके हैं इंडिया में। हर चीज़ के लिए कभी ना कभी कुछ इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं, बिकॉज इट इज़ बिलीव कि अगर हम नया इंस्टीट्यूशन खोल देंगे तो जो अभी आज की प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। और जो अभी के लिए इंस्टीट्यूशन है वो पहले से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल नीति आयोग, एक्टिंग एज अ परमानेंट थिंक टैंक ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। और अगर आपको लगता है कि स्टेट्स को ज़्यादा इससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो नीति आयोग की मैन पावर बढ़ा दो, कैपेसिटी बढ़ा दो, इसी में चेंजेस करो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू इंस्टीट्यूशन। GST काउंसिल है जिसमें टैक्स रिलेटेड इश्यूज आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड इशू आते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ गवर्निंग बॉडी, इससे डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसका हमने देखा था कि 2/3 रिप्रेजेंटेशन स्टेट का होता है, 1/3 सेंटर का होता है, और 3/4 मेजोरिटी से पास होता है। इट इज़ अ फंक्शनिंग बॉडी, और इसने भी बहुत मीटिंग करी है। आई थिंक इट वाज 52nd मीटिंग दिस टाइम। फिर CAG है जो ऑडिटिंग का काम करता है ऑफ द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। तो देयर आर इंस्टीट्यूशन इन प्लेस। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी वैक्यूम क्रिएट हुई है बिकॉज प्लानिंग कमीशन चले गया, तो आप इसी में चेंजेस कर लो। फिर रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग। जो 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हुई है वो जनरली सेंटर एक्सेप्ट कर लेता है,
ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली दीज आर नॉट बाइंडिंग। तो अगर बाइंडिंग ही नहीं है तो सुपरविजन किस बात का? आप किस बेसिस पे कहोगे कि हाँ तुम ये फुलफिल नहीं कर रहे हो? बिकॉज स्टेट्स या सेंटर के पास कोई कंपल्शन नहीं है उनको फॉलो करने का। ओवर रेगुलेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ SFCs एंड ओवरसीइंग फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ PRIs मे बी ओवर रीचिंग अगेंस्ट फाइनेंशियल फेडरलिज्म। अगेन अगर सेंटर का रोल आप स्टेट की डेवोल्यूशन ऑफ पावर में बढ़ा दोगे देन इट विल बी अगेंस्ट फाइनेंशियल फेडरलिज्म। हमने देखा था सेंटर है, स्टेट है और लोकल बॉडीज़ है, राइट। लोकल बॉडीज़ की पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। स्टेट की पावर को हमने थोड़ा डाइल्यूट करा और उसको लोकल बॉडीज़ को देना है। लेकिन अगर आप सेंटर को ही लोकल बॉडीज़ में डायरेक्ट इन्वॉल्व कर रहे हो तो स्टेट का रोल कम हो जाता है, और ये दिस इज़ अगेंस्ट फेडरलिज्म। फिजिकल फेडरलिज्म तो है ही और फेडरलिज्म के अगेंस्ट भी है, ठीक है। तो ओवर रेगुलेशन कैन बी अगेंस्ट फाइनेंशियल फेडरलिज्म या फिजिकल फेडरलिज्म। तो ये था आपका फाइनेंस कमीशन पे चैप्टर। क्या क्या पढ़ा हमने? इंट्रो पढ़ा, 280 याद रखना इसमें, ठीक है। इसका रोल देखना, एन.के. सिंह इज़ द चेयरमैन। रोल क्या क्या है? वर्टिकल डेवोल्यूशन, प्रिंसिपल फॉर वर्टिकल डेवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, ग्रांट्स इन एड, ठीक है, एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन को हेल्प करना, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से PRI में कैसे जाना है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन को हेल्प करना। देन देयर इज़ एनी अदर मैटर रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ द, ये एक एक्स्ट्रा रूल हो जाता है। क्या क्या हमारा डेवोल्यूशन था इसमें? 41 + 1% फॉर द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK एंड लद्दाख। और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन देखा हमने, पहले 4 क्राइटेरिया थे, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, एरिया, इनकम डिस्टेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। अब इसमें 2 क्राइटेरिया और ऐड कर दिए, टैक्स एफर्ट एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। ग्रांट्स इन एड, 4 तरह के ग्रांट्स इन एड है, और अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे ज़्यादा मिलता है लोकल बॉडीज़ के लिए ग्रांट्स इन एड, दूसरा मिलता है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए और डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिस्क के लिए। ये चौथा जो है, दिस इज़ अ क्लब ऑफ डिफरेंट ग्रांट्स फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, तो इसको इस लिस्ट में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना सही नहीं रहेगा, ठीक है। बचता है 34%। अब परमानेंट फाइनेंस कमीशन के लिए हमने थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स देखे कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन। फिर 5 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, वॉर आ सकती है जैसे अभी हुआ है, ठीक है। परमानेंट सेक्रेटेरिएट होगा तो कंटिन्यूटी इन थिंकिंग होगी, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होगी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन की वजह से जो एक वैक्यूम आया है वो फुलफिल करना है। एंड ओवरसीज एंड प्रोवाइड एक्सपर्टीज़ टू स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी हर साल अलग अलग स्टेट के बनेंगे, ऐसा है नहीं कि एक ही साल में सारे स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेंगे। प्लस स्टेट फाइनेंस कमीशन को एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, अकेले फंक्शन करना इज़ अनथिंकेबल राइट नाउ फॉर देम, तो उनको थोड़ा गाइडेंस चाहिए। केस फॉर नो परमानेंट फाइनेंस कमीशन, जो चल रहा है उसको चलने दो, क्यों बिगाड़ो, ठीक है। इट इज़ फंक्शनिंग वेल, फेडरलिज्म इज़ इंटैक्ट, फिजिकल फेडरलिज्म इज़ इंटैक्ट, तो मत डिस्ट्रॉय करो। फिर है कि ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंस्टीट्यूशन बनाना आसान होता है, इट इज़ बेटर टू चेंज और गिव मोर पावर टू द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन देन क्रिएट अ न्यू वन, ठीक है। उससे पैसा भी ज़्यादा जाता है, प्लस इट डज़ नॉट मीन कि वो सल्यूशंस जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर देगा, रिजॉल्व कर देगा। तो इसमें नीति आयोग, GST काउंसिल और CAG जो परमानेंट फाइनेंस कमीशन के काम है वो कर सकते हैं। रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग, तो ओवरसी का कुछ मतलब नहीं बनता। ओवर रेगुलेशन कैन डिस्ट्रॉय फाइनेंशियल फेडरलिज्म। तो ये था आपका चैप्टर ऑन फाइनेंस कमीशन। थैंक यू।